नमस्कार दोस्तों, ये अपनी एन सी की कक्षा 11 की, ठीक है ना। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही है। इसमें पहला पार्ट चल रहा है अपना। यहाँ से शुरू करेंगे, तो चलिए। यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि अब सभी राज्यों के लिए कोई राज्य को छोड़ के बाकी सभी में एनसीईआरटी को मान लिया गया है और उनसे ही एग्ज़ाम आते हैं, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे केंद्र की कोई भी भर्ती हो, ठीक है, चाहे राज्य की भर्ती हो। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हर एक लाइन को, हर एक तथ्य को, फैक्ट को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलें, और जो इम्पोर्टेंट लेंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये पढ़ लिया है अपन ने विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये पाठ का नाम, पुस्तक का नाम है, लेकिन पहला पाठ चल रहा है ये अपना लेखन कला का विकास। ये पढ़ चुके हैं अपन। देख, ये पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन ये पढ़ चुके हैं। नोहा, नोहा, सीरिया, लेबनान, इराक, बेबीलोन, उरुक और मारी, दजला और फरात ये नदियाँ हैं। सीरिया ये स्थल है, ठीक है ना। ये सिंधु नदी है। फारस की खाड़ी, लाल सागर, नील नदी, मिस्र, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मरुस्थल, जब मारी निन्वे है, नीमरूद, अस्सुर, बगदाद, बेबीलोन, तेल अब्रू, सलाविक, उरुक और उरुक और उरुक और ये सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पे फसल बहुतायत से होती है, उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। आबरू नदी, वालिक नदी कहाँ पाई जाती है? स्टेपी। शहरीकरण का महत्व। कांस्य युग कब हुआ था? मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व में। वार का शीर्ष, ये आ सकता है क्वेश्चन। बताइए वार का शीर्ष क्या है? उरुक नगर में स्त्री का एक सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौं में क्रमशः नीले, लाजवर्द, लेपिस लेजुली तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर बुटुमेन की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बनाया हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। वार का शीर्ष क्या है? शहरों में माल की आवाजाही। फिर लेखन कला का विकास। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेमी या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव है। अनाज, मछली, संख्याएं, नावें। ठीक। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर के अक्षरों में लिखी हुई है, यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। क्यूनिफॉर्म, कीलाकार, लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फार्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। आई बात समझ में? ये आ सकता है भाई साहब, ये आएगा भाई। ये बताइए क्यूनिफॉर्म क्या है? यहाँ पर क्यूनिफॉर्म शब्द है, लातिन शब्द है, जिसमें क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फार्मा जिसका अर्थ है आकार। फॉर्मा है, फॉर्मा। तो इसका मतलब क्या है? बार का शीर्ष है, फॉर्मा नहीं है, ठीक। क्या कितनी सफाई है, एकदम जाने आज ही मिली है।
जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। लेखन प्रणाली पढ़ते हैं वह। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर सिलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट, ला या एन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। एचर यानी कि सिलेबल्स। और गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। सार्थकता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। परिस्थिति पर दिए गए चित्र को देखिए। अगर राजा उसमें पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख कभी किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। परिस्थिति इस पर एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है ना, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन की कला के बीच के संबंधों को उर्क के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महकामे में स्पष्ट किया गया है। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उर्क के एक प्राचीन शासक का नाम है, राजा का नाम है एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उर्क एक अत्यंत सुंदर शहर था। उर्क क्या था? सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। सुमेर के व्यापार की है ना, एन मरकर राजा का नाम है, सुमेर स्थान है। उस महकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक समूह देश के शासक के पास भेजा। अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासकों के पास भेजा। 2 बार देख लो भाई। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महकामे में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य महत्वपूर्ण रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में 1 मिनट धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। यह जगह का नाम है अरट्टा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा
पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। छोटे चूहों, अच्छा, तेरे नमस्कार किया। और 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उर्क के राजा की ओर से तरह तरह की धमकी और आश्वासन देता रहा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उर्क के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा, अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने ऐन मरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टियाँ दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह कैब हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, बात समझ में, लेखन कार्य, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की झलक मिलती है। आई बात समझ में भैया? राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टी बनाई, उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगी। सही है। अब है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। ठीक भाई, ठीक। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। बात कब की है? बात है 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, एक मिनट, 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जो शेष शाही शहर थे, इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। कौन कौन सी? पहले जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, एक तो ये है। दूसरा है जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित, इनकी चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं है। अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनवाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान से, जैसे उर्को, चंद्र देवता और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। अब वो पूछेगा क्या? वो ये पूछेगा और कौन सा देवता था? चंद्र देवता था। यहाँ पर चंद्र देवता को और किस नाम से जाना जाता था? और, ठीक है, और चंद्र देवता और चंद्र देवता। और इन्नाना क्या है? इन्नाना
कौन सा देवता था? प्रेम व युद्ध का, लड़ाई का, शांति काल का, अकाल का, वगैरह वगैरह जो भी हैं। प्रेम व युद्ध की देवी थी भाई इन्नाना, प्रेम व युद्ध की। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभ मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। अच्छा। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता, ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, चौकी, शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिए अभिलोगों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा ली। एक मिनट थमजा भैया थमजा। देख, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवता लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली क्या क्या लाते थे? अन्न है, दही है और मछली है। पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। सही है, और अब भी माना जाता है, क्योंकि जैसे कि कोई ढोर या भैंस वगैरह का कुछ हो जाता है तो अपन झाड़ा धुआते हैं। तो झाड़ा धुआने का मतलब यही है कि भाई अब भी हम कमरे जानवर या हम जो भी हैं हम भगवान के ही हैं। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, चौकी, शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलोगों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जीवन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई प्रकार के संकटों से घिरी जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी, है ना। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धारा अपना रास्ता बदल लेते थे, जिससे खेत सूखे रह जाते थे, जैसा कि पुरातत्व अभिलेखों से पता चला है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते कि धारा के नीचे की ओर बचे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद, सरणी है ना, सरणी नहर बोल सकते हैं अपन, सरणी में से गाद। अब वो पूछ लिया, बताइए सरणी क्या है? ये नहर का ही नाम मान सकते हैं अपन, है ना, या फिर नहर की ही नाली छोटी वाली। सरणी में से गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़ा हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे। वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले
ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। अच्छा, आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियाँ स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने तो कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है। एन मरकर यार, ये एन मरकर तो आया तो है, लेकिन ये पता नहीं है कि एन मरकर राजा का नाम है भाई। एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। सही है। उरुक जो इन दोनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। उरुक गांव का नाम है, शहर मान सकते हैं। उरुक इन दोनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। से हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। उरुक से सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि विस्तार हुआ। 3000 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि ये बात है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है उनसे पहले की। तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। अच्छा, यानी इतना बड़ा था वो मोहनजोदड़ो से भाई। बात है 3000 ईसा पूर्व पहले की बात है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। बताइए किसके चारों तरफ सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी? नाम देगा वो, उरुक वगैरह वगैरह ऐसे मिलते हुए उरुक है ना। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। 4200 से, गजब यार। यानी कि 4200 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक, और इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। ठीक है भाई, युद्धबंदियों को, स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर कामकाज अनिवार्य था। अच्छा, जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली है जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। राशन सूचियाँ, उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। गजब यार। यानी कि 1500 आदमियों ने 5 साल तक, ठीक, 10 घंटे काम किया था। 10 घंटा बहुत होती है भाई, शरीर का पूरा तेल निकल जाता है 10 घंटा में। आई बात समझ में? और ये 5 साल तक है। शासक के हुक्म को आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने
और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। दोबारा देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति हुई। बात आ रही है 3000 ईसा पूर्व की, और उरुक जो शहर था उसकी। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? तांबा, कांसा, लोहा। लोहा मत कर देना, कांसा है। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सहतीर मतलब सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था। चिकनी मिट्टी के शंकु हैं, बनाने और पकाने के काम में लाया जाता था। यानी कि लकड़ी का प्रयोग होता था। क्या? लकड़ी, मिट्टी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवार में लगाया जाता था, जिससे वे दीवार विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती। आई बात समझ में? ठीक, दोबारा देख लें। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोन बनाने और पकाने में के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता, भिन्न भिन्न रंगों में, जिससे वे दीवार विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आई बात समझ में? अब ये पूछेगा, बताइए कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ था। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए, शहरी की बात है भाई, कुम्हार का चाक का निर्माण का प्रयोग किसके लिए वरदान साबित हुआ? शहरी के लिए या फिर ग्रामीणों के लिए? शहरी। चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। आई बात समझ में? जो छोटा है उनको देख लेते हैं। ये वेदिका है भाई साहब, वेदिका। वेदिका उसे खोलते हैं जो हवन करते हैं अपन, अग्नि, घी वगैरह, है ना, ये करते हैं होम वगैरह। वेदिका वो है ये भट्टी है, और भट्टी का गांव में अभी भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि भट्टी खोद दी और उस पर कढ़ाई वढ़ाई बड़ी चढ़ा दी, गांव का प्रोग्राम होता है ना, तो वो बड़ी भट्टी, और उस पर लकड़ी वगैरह देते हैं। यहाँ अंदर से ज़मीन में खोदी जाती है, और यहाँ धरखेर गांव वालों ने, सब ने देखी होगी भट्टी। ये प्रवेश द्वार है। दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर, लगभग 5000 ईसा पूर्व। अच्छा, 5000 ईसा पूर्व की बात है भैया। इसके बाद में आगे चलते हैं।
है ना भाई। वो तो कवि का तात्पर्य था। और ये है लगभग 3000 ईसा पूर्व में एक मंदिर है जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्कीर्णित रूप में चित्र में दिखाया गया है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्कीर्णित रूप में चित्र में दिखाया गया है। ये है भाई। ये तो माटी से दब गया है, माटी या रेत वगैरह से ये सभ्यता दबी हुई पड़ी है। ये प्राप्त हुई है उत्खनन से। क्या दे रखा है इसमें? ये कुछ कोई कर रहे हैं यहाँ पे भी है। ये शायद एक खोज पुरातात्विक के खोज करने वाले। और ये क्या है भाई? ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। इसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के नीचे हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व। स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। स्लैट दोबारा देख लें। ऊपर एक काले पत्थर का उत्कीर्ण शिलापट स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले इससे स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसने उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस शेर को आकर अपने भालों से मार गिराता है। स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्लेट, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। यानी कि देख, ये बंदी है, ये बंदी है, ये बंदी है, ये बंदी है। आई समझ में? और ये शायद इसके ही सैनिक हैं। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्णित शिलापट्टियाँ स्टाइल, दोनों पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजय योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये दया की भीख मांग रहा है भाई। ये मिट्टी है, मिट्टी का कोई वो है ना, उस पर कलाकृति है। मंदिर है जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्कीर्णित रूप में चित्र में दिखाया गया है। मंदिर है, खुला हुआ भाग।
आई बात समझ में? इतनी परत चाह गई है मिट्टी की ये। इसके बाद में आगे चलते हैं। मोहर, एक शहरी शिल्पकृति। ये मोहर है भाई, ये मोहर है। ये बेलनाकार मोहर है ये वैसी है। चित्र मंडे हुए हैं इन पे अलग अलग। 5 पुरानी बेलनाकार मोहर हैं और उनके छापे। प्रत्येक की छाप का विवरण दें। क्या उन पर किलाकार लिपि अंकित है? ये किसका? ये शायद नार है भाई। और नार ये हिरण है। इधर देख, ये हिरण पानी पी रहा है। ये वृक्ष है ना, छोटा मोटा। ये हिरण भाग रहा है। और इधर भी है कुछ चित्र इस बेलनाकार में। यहाँ पे शायद शिकार किया जा रहा है हैं? और इसमें पता नहीं कुछ मान रखा है यार, ये कुछ लिख रखा है। और ये तो यार यहाँ पे सांची का स्तूप सा है ये तो, हैं? ये देखिए सांची का स्तूप सा है। मोहर, एक शहरी शिल्पकृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। यानी कि भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। एक तीली लगाकर, सही है। और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता बनता जाता था, जैसे कि मिट्टी के खिलौने नहीं बनाते हैं वही। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम, उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुँह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे यह उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। ठीक है भाई, जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम, उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुँह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी मोहर वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। ठीक, इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह और उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। 5 पुरानी बेलनाकार मोहर, उनके छापे। प्रत्येक की छाप का विवरण दें। क्या उन पर किलाकार लिपि अंकित है? किलाकार तो नहीं है भाई, चित्र है। शहरी जीवन देखते हैं। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। दोबारा देखते हैं शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था।
अच्छा, जैसे अब भी है, आज भी है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर जड़ें, कुछ लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर, सोने के खंजर आदि विशाल मात्रा में उर्में, राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? देखिए, सोने के सजावटी खंजर, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, जड़ें लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र पैसे वालों के पास रखी जाती थी भाई। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। एक परिवार है, एकल परिवार को ही। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसके परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुख्य होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग, है ना भाई, उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे भाई। लड़की वालों को उपहार देते थे भाई, ठीक है ना, लड़के वाले कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को उसकी सांस लेने आती थी तब वधु उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। तब वधु उसकी सांस लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। कौन सा? उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। 1930 उसमें टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्टे समुदाय गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे गधे पर लादकर। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से, सही है। अगर अपने ही गांव के प्राचीन काल इतिहास में जाए ना, कम से कम 200-500 साल पहले, तो अपने भी घरों के पहले घर एक जगह ही थे, सबन के कच्चे घर थे, ठीक है ना, झोंपड़ी या फिर कच्ची मिट्टी के बनाए हुए थे और छोटे से एरिया में रहते थे। और अब तो भाई गांव बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, गांव हो या शहर हो। शहर कुछ ज़्यादा विकसित अवस्था में थे गांवों की तुलना में। अनाज के बोरे और ईंधन का ना एक जैसा आकार नहीं होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, मोहनजोदड़ो के समकालीन कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया, ठीक, मेसोपोटामिया के समकालीन मोहनजोदड़ो। उर की बात है, हाँ, जब उर मेसोपोटामिया वही बात है। बल्कि जल निकासी की नालियों, क्योंकि वो भी तो 2700 से है मोहनजोदड़ो ना, 2700 से शायद 1500 ईसा पूर्व की घटना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और ये 3000 से चल रहा है, 3000 ईसा पूर्व से मेसोपोटामिया। जिससे यह समझा जाता था कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज़ वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाएं। भाई पानी नहीं था उस समय जो पानी को एकत्रित करते होंगे।
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहाकर गलियों में डाल देते थे, हैं, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं, बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के परिवारों में गोप बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में और में पाई गई शकुन अपुशकुन, शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली है। भाई अंधविश्वास शुरू से ही चल रहा है अपना, शकुन अपशकुन की बातें। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। अच्छा, जैसे घर की देहली ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है, ठीक है भाई, है ना। जैसे कि दासा ऊंचा, वो ये है, सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। लेकिन घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। और में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। अच्छा, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, ये है भाई। ये है क्या? उरनगर। हौज ज़मीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल जाता है। हौज होता है भाई, हौज, ठीक है ना। उरनगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 2000 ईसा पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं? 2000 ईसा पूर्व 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं। ये दरवाजे खुल रहे हैं भाई, ये जैसे कि नक्शा नहीं है कि वो है ये, ठीक। ये गैल है शायद उस समय की। लेकिन ये गली गई एक, तो ये गली जाने के बाद मैं इधर गई, इधर जाके फिर बंद हो गई। और कुछ ऐसे ही है। मेन गली तो यही, मेन गेला तो यही है रास्ता, ये। ठीक, इस इनमें रहते थे भाई, आसपास आसपास सभी एक जगह बैठते थे, एक जगह खाते पीते और मस्त तरीके से रहते थे। अब तो दुनिया काफ़ी दूर दूर रहती है। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, कितना पाठ रहा है। मारी में जिमरिलिम का राजमहल। अच्छा, चौका भाई, आने दे, इसको देख लेंगे। जितना हो जाएगा उतना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, ये है अब। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर
मारी, देख उरु अलग है ना, मारी अलग है। और एक और था, पशुचारक के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र के बारे में बात आ रही है। बात है 2000 ईसा पूर्व की, मेसोपोटामिया में ये। आपने देखा होगा कि मानचित्रों में मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। अच्छा, फरात नदी के आसपास है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों की तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। मारी नगर की स्थिति, ये मारी नगर है भाई, आई बात समझ में। निम्बला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती थी। बसंत के उत्तरार्ध में चराई चारागाह क्षेत्र, भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती है। बसंत के उत्तरार्ध में चराई चारागाह क्षेत्र है, ज़्यादा है रहा है जो। अच्छा ठीक, नदी नदी में, ये मैं नदी में है। इसके बाद में है कृषि क्षेत्र है, इसके आसपास चारों तरफ ही है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के बाद में है चारागाह भूमि, वेदिका जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता। वेदिकाएँ जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, इसके पीछे हैं। फिर है बसंत में चारागाह क्षेत्र है। बसंत में चारागाह क्षेत्र, बसंत में चारागाह क्षेत्र काफ़ी एरिया है। फिर मौसमी धारा है, ये मौसमी धारा, एक तो ये रही एक ये रही। इसके बाद में दो इधर है, चार है मौसमी धाराएं। ठीक, 4 मौसमी धाराएं। फरात नदी है ये, कृषि नदी है ये, मारी। पठार, निम्ला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, निचली भूमि में पठार की ओर स्टेपी, निचली भूमि में। ठीक, कोई दिक्कत। फरात, चारागाह क्षेत्र के बाद में है कृषि क्षेत्र के बाद में है वेदिका जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता। फिर है बसंत में चारागाह क्षेत्र और मौसमी धाराएं। अब भाई पशुपालन साथ साथ चलते थे, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। 1 मिनट, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फूला। आपने देखा होगा कि मानचित्रों में दो में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि उस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, किसान भी पशुचारक भी, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। ठीक है, बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। अच्छा, खानाबदोश होते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे। अच्छा, यानी आपस दोनों ही कम नहीं है, दोनों बराबर है, चाहे पशुचारक हो चाहे किसान हो, बस्तियों में रहने वाले लोग हों। और उन्हें अपने पशुओं को नदी, नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध कुछ मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों
के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडेरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते थे भाई, पश्चिमी मरुस्थल से। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। अच्छा, उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। कौन किन किन जाति के थे? अक्कदी, एक तो अक्कदी है, एमोराइट है, असीरियाई है, आर्मीनियन है। अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन। अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। अक्कदी। क्वेश्चन क्या देगा वो भाई साहब? वो क्वेश्चन देगा ये कि ये बताइए मेसोपोटामिया की निम्नलिखित में से कौन सी जाति नहीं थी। जब देख, अक्कदी है, एमोराइट है, असीरियाई है, आर्मीनियन है। आगे विषय 5 यानी पार्ट 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। और यही पूछ लिया, ये बताइए मारी के राजा किस समुदाय के थे? मामला गोल हो जाएगा। एमोराइट। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। अच्छा, समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में भव्य मंदिर भी बना दिया भाई। इस प्रकार यानी कि ये लड़ने में तगड़े थे। कुल मिला के बात ये है। इस प्रकार मेसोपोटामिया समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियाँ तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। सही बात है भाई। पर जब वहाँ की जो शांत प्रिय जनजाति थी, किसान वगैरह की, जब वहाँ से एक खानाबदोश आके रही, तो उनकी संस्कृति, रहन सहन, व्यवहार, निडरता, निरंकुशता या फिर लड़ने की कला वगैरह वगैरह सभी को कुछ ना कुछ अपनाई होगी। किसानों ने उनसे ली होगी, कुछ सीखी होगी, और खानाबदोश जनजाति ने उनसे कुछ सीखी होगी, तो उन्होंने आदान प्रदान किया होगा। ये क्या है भाई? ये तो तीर दे रहा है एक इधर तो है, और ये भाला है हाथ में। चल आगे चलते हैं। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए हैं। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए। पृष्ठ 38 पर दिखाई गई सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था, लगभग 2600 ईसा पूर्व। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक कपच्ची की ढाल पकड़े हुए हैं। एम्बराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए जो पृष्ठ 38 पर दिखाई गई। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था, लगभग 2600 ईसा पूर्व। सीपी पर निम्बला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, मारी कृषि भूमि, फरात नदी,
किस समुदाय के थे? मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मारी के राजा ने उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में भव्य मंदिर भी बनवाया। एरोवाइट समुदाय के थे तो वहाँ उन्होंने मंदिर कहाँ बनवाया? मारी नगर में। मारी में जिमरी लिम का राजमहल 1810 से 1760। मारी में जिमरी लिम का राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। अच्छा, मारी में है ये। जिमरिलिज्म का राजमहल, ये राजा का नाम है जिमरिलिज्म, 1810 से 1760 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है ना भाई। सभागृह 132, बाहरी आंगन 131, भीतरी आंगन 106, सिंहासन कक्ष, भीतरी आंगन, सभागृह, बाहरी आंगन, प्रवेश द्वार, कुआं, काफ़ी बड़ा एरिया था। सिंहासन कक्ष, भीतरी आंगन, सभागृह, बाहरी आंगन, प्रवेश द्वार, कुआं, प्रांगण। लिपिक कार्यालय, बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएँ रखी जाती थी। लिपिक कार्यालय, बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएँ रखी जाती थी। मिट्टी दानों में। फिर है रसोई घर। रसोई घर तगड़ा है यार। देख, 1 2 3 4 5 रसोई घर है भाई। रसोई घर, कार्यालय और रसोई घर इधर है। इसके बाद में शाही निवास। शाही निवास, शौचालय और स्नान गृह। शौचालय और स्नान गृह। शाही निवास स्थल, कार्यालय, कार्यशाला और रसोई। रसोई घर, 5 रसोई वह है, चूल्हा है 5 रसोई का। और ये प्रांगण है। प्रांगण तो शानदार बना रखा है यार। ये तो अपन ने बनाए हैं टेक्नोलॉजी से। और ये क्या है? बेंच और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों पट्टिकाएँ रखी जाती थी। जिमरी लिम का भारी मारी स्थित राजमहल। जिमरी लिम का मारी स्थित राजमहल। अठारह 10 से 1760 ईसा पूर्व। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही। जिमरी लिम का मारी स्थित राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा आया था। उसे देखने के लिए ही। अच्छा, मारी। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन 106 में
बैठकर बाकायदा भोजन करता था। अच्छा, 106, 106 कहाँ है? 106 ये है भाई, 106 भीतरी आंगन। काफ़ी बड़ा है भाई। सभागृह, बाहरी आंगन, सिंहासन खंड, भीतरी आंगन 106, प्रवेश द्वार, कुआं, प्रांगण। 1810 से 1760 जिम्ब्रीलिम्का मार स्थित राजमहल। इसके बाद में 194 बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण जैसे कि 131 सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था। 2.4 हेक्टेयर काफ़ी बड़ा था यार, विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। 260 कक्ष बने हुए थे। ये चित्र भाई उस समय के, दीवारों पर की गई चित्रकारी है। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। ये मनुष्य सा है, लेकिन पंख से फैला रखे हैं इसको। ये मिट गया शायद। ठीक। कितने कक्ष थे मारी के राजमहल में? 260 कक्ष। 260 कक्ष। चित्र में प्रवेश द्वार से भीतरी आंगन तक के मार्ग का पता लगाइए। आप क्या सोचते हैं भंडार घर में क्या रखा जाता था? रखा जाता होगा। रसोई घर की पहचान कैसे की जा सकती है? शौचालय और स्नान घर, रसोई घर, कार्यशाला और रसोई, शाही निवास। प्रवेश द्वार एक ही है, सिर्फ ये देखिए। अठारह सौ 10 से 1760। ठीक है। किंतु मारी के राजा को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच एक पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों को उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है, जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेज गए थे, और उसे संदेश है कि कहीं किसी छापे हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। अच्छा, मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। मारी नगर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, अरांगा, तेल, मदिरा, अन्य कई हिस्सों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के लिए बीच लाया ले जाता था। 2 बार से है ना। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के कुछ इलाकों के बीच लाया ले जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है।
दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर हैं, चक्कियाँ, लकड़ी चक्कियाँ लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे एक नदी में, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। साइप्रस में जो द्वीप था उसका क्या नाम है? अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यदि मारी एक मिनट थम जा। कितना प्रतिशत टैक्स लेते थे वे? माल का 10%। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप का नाम क्या था? अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। अच्छा, अलासिया से। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। कौन तांबे एवं टिन के व्यापार के लिए मशहूर था? अलासिया। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। वही सैनिक दृष्टि में तो नहीं था, लेकिन व्यापार के मामले में अद्वितीय था। ठीक। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए अब इस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उरनगर में की गई थी। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उरनगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सकें। पुरातत्वविदों के पास इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सकें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाविक नाम के एक छोटे कस्बे को उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था। आई बात समझ में? अबू सलाविक यहाँ से दोबारा देखते हैं। इस संबंध में अबू सलाविक नाम के एक छोटे कस्बे को उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। अच्छा, अबू सलाविक ये क्या है? एक छोटा सा कस्बा है। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था। इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतह को। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी वेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। बेलचे,
फावड़े अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई। पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं को पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों और पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों को पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार के बाहर गलियों में डाल दी गई। बुहार बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई। वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधे के बीज और रेशे मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चलता है। गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन से, ठीक है। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, मृतक के साथ, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। मरणोपरांत पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों पर पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों, घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। 1 मिनट भाई, वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सुअर की, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्शों का सुअर का मांस रखा गया था, है ना, बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों पर पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ है। अब दे दिया, ये बताइए पोपलार क्या है। पोपलार एक लंबा पतला पेड़ है। पोपलार एक लंबा पतला पेड़ के लट्टों, खजूर की पत्तियों, घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। यह है भाई मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। अबू सलाबिक 10 हेक्टेयर 10,000 से कम थी। 25 ईसा पूर्व की बात है। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ लेगा, उसको अटकाना होगा, वहाँ अटका देगा। बताइए मेसोपोटामिया में सुअर छुट्टे घुमा करते थे या बंधे रहते थे। यहाँ पर कथन दे देगा वो कि छुट्टे घुमा करते थे, ये सही है, या फिर ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, ठीक है। मेसोपोटामिया में वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमने गिलगेमेश मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। वही ये बताइए गिलगेमेश क्या है। महाकाव्य, यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमेश ने एन मरकर, ये राजा का नाम है, एन मरकर, यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा गया है कि गिलगेमेश ने एन मरकर
गिलगामेश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। यानी एन मरकर के बाद। गिलगामेश मर्म से बना हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। ये राजा हुआ है भाई गिलगामेश, और इसके नाम से महाकाव्य भी है। ये कितनी पट्टिका में लिखा गया है? 12 पट्टिका में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है गिलगामेश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। उसका वीर मित्र इससे दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया, जहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया, ठीक है ना। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। ठीक वह भावविभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र जो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। बढ़िया कथन है यार। गिलगामेश महाकाव्य है और राजा भी हुआ था। एन मर कर के कुछ समय बाद 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक, इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। ठीक, हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों, किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सके। आई बात समझ में? हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है कि उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। सही है। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? एक है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएँ और वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणी दी गई है, जिनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। 2 का वर्गमूल 1 प्लस 24/60 प्लस 51/60 घात 2 प्लस 10/60 3। अच्छा, अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.414 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.414 213 213 से थोड़ा सा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है यार। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है
और वह एक अंगुल गहरे पानी में डूब हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटे में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। अच्छा, यानी कि 12 महीना में और एक महीना को 4 हफ्तों में, 24 घंटे को एक दिन को 24 घंटे में और एक घंटे को 60 मिनट में किससे मिला है? मेसोपोटामिया वासियों से। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ? विषय 5 में देखिए। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, वह रोम फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला। पहले किसको मिला? रोम को, फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ? विषय 5 में देखिए। यानी सबसे पहले ये मिला था रोम को, ये ज्ञान। रोम को मिलने के बाद में इस्लामों के हाथ में आ गया, इस्लाम के बाद में यह फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, जब विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते, और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। अच्छा, देख, यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, जब विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें इन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। ठीक है, एक पुराकालीन पुस्तकालय पढ़ते हैं, पुराकालीन पुस्तकालय को, और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता, ये दो कथन है ना। अब सही है। एक पुराकालीन पुस्तकालय, पुराकालीन। लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 620 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। लोह युग की बात है ना। उत्तरी प्रदेशों की बात है, लोह युग के समय की उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। ठीक है, 720 से 610 ईसा पूर्व तक है, 720 से 610। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दोनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। सात सौ बीस से 610 ईसा पूर्व तक लोह युग में उत्तर प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। कितने साल रहा? 20, 80 है ना,
80 और 10 90 साल तक यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था इन दोनों लूटमार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े एसिडियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिण क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। बड़े बड़े एसिडियाई शासक, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा असुर अशुरबनीपाल 668 से 627 ईसा पूर्व। देख सुन मेरी बात। लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। ठीक है, यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था इन दोनों लूटमार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। ठीक है ना। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिण क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। बड़े बड़े असीरियाई शासक, उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल 668 से 627 ईसा पूर्व ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी नीनवे बेबीलोन कौन से क्षेत्र में? दक्षिण क्षेत्र में। आखिरी राजा का नाम क्या है? अशुरबनीपाल है, 668 से 627। और राजधानी कौन थी? निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टियों को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया। पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लेखकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं को पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लेखकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकल तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, दिभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के ऊपर होके जा रही है भाई। एक मिनट, है ना। स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लेखकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लेखकों को विद्यालय में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, दिभाषी सुमेरी और अक्कदी, यानी सुमेरियन भाषा बोली कम बंद हो गई थी 1800 ईसा पूर्व, लेकिन संकेत सूचियों, दिभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अभी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएँ पढ़ी और समझी जा सकती थी। 650 ईसा पूर्व में भी, इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएँ पढ़ी और समझी जा सकती थी। और अशुरबनीपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृतियों को कहाँ खोजा प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। किसका नाम मिलता है? अशुरबनीपाल का। मैं अशुरबनीपाल
ब्रह्मांड का सम्राट। अच्छा। असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है, और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें नीनवे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया है। मैंने उन्हें नीनवे स्थित अपने इष्टदेव नीनवे कोई जगह का नाम है, और नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया है। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएँ थी। अच्छा, तगड़ा पुस्तकालय था यार असुरबनीपाल के पुस्तकालय में, जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। एक पुराकालीन पुस्तकालय है। असुरबनीपाल 668 से 627, अपनी राजधानी निनवे। बेबीलोनिया में ऐसे ही नगर थे। सुमेरियन भाषा कब बंद हो गई थी बोलने से? 1800 ईसा पूर्व। द्विभाषी कौन थी? सुमेरी और अक्कदी। ठीक है। गिलगेमिस क्या है? महाकाव्य। गिलगेमिस महाकाव्य, राजा भी हुआ है और महाकाव्य भी हुआ है, उसके नाम पे है। नाम है असुरबनीपाल। असुरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट। ठीक। और एक आरंभिक पुरातत्व बेता। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। सुन मेरी बात। और एक आरंभिक पुरातत्व बेता। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया के प्रमुख नगर बना रहा। दोबारा पढ़ते हैं। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर, ये नाम है भैया ना, नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। यानी कि इसने मुक्त करा लिया। किससे? असीरियाई से। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोनिया में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। अच्छा, 539 ईसा पूर्व में होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी, यानी 3 दीवार थी।
चार दीवारी। ठीक। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी कि सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारी घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। नेवनो नेवनोडिस नेवनोनिडस नेवनोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। नेबोनिडस। ये बताइए स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेवोनिडस। उसने लिखा कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित प्रेजेंटेस प्रेजेंटेस को नियुक्त परिस्टेंस पता नहीं यार परिस्टेस्ट पुरोहित नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान बुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं न कहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। नोबनिडस के कथन है। महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा क्योंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान बुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं न कहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन इस बारे में सोचा है। जिग्गुरात क्या है? जिग्गुरात यानी कि सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के एक मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था, जिसके व्यापारी घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। इसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर है ना। वह आगे कहता है कि मुझे एक बहुत पुरानी राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं का पट्टलेख स्टेल्टे पट्टलेख स्टले स्टले स्टे पता नहीं स्टले है ना पट्टलेख मिला। उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषण और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबुनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा था। सारगोन 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 सुना सुना सा नाम लग रहा है। सारगोन का नाम खुदा था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबुनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इन महान राजा के बारे में सुन रखा था। किसके बारे में? सारगोन। नेबुनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि असुरबनीपाल और नेबुनिडस ने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं की कदर की? बात तो तेरी सही है भाई। काल रेखा ये पार्ट हो चुका है अपना पूरा, लेकिन ये बात यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ये टफ है क्योंकि पहली बार पढ़ी है भाई बात। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरिया आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने उसे राज्य क्षेत्र का विस्तार किया है ना, अपने राज्य क्षेत्र का, और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व ईरान के अकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। 539 और 331। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तथा शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारी घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। नेबोनिडस
स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक। उसने लिखा कि उर के नगर देवता ने उसे अपने सपने में दर्शन दिया और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान बुला दिया गया, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुरानी राजा, जिसका शासनकाल 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, का पटलेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित की। उसने उसके आभूषण और वेशभूषाओं को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। नेबोनिडस, जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा था, 2370 ईसा पूर्व के आसपास का शासन किया था। काल रेखा, लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत। लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना। लगभग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत। लगभग 3000 ईसा पूर्व उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास। कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी। 3000 ईसा पूर्व की बात है उरुक का। 2700 से 2500 ईसा पूर्व आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगेमेश जैसे पौराणिक राजा भी शामिल है। आरंभिक राजाओं का शासनकाल। लगभग 2600 ईसा पूर्व किलाकार लिपि का विकास। बताइए किलाकार लिपि का विकास हुआ था 2600 ईसा पूर्व। गिलगेमेश कौन था? आरंभिक राजाओं का शासनकाल था। आरंभिक राजा था भाई 2725 ईसा पूर्व है ना। फिर लगभग 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग। सुमेरियन। 2370 ईसा पूर्व सारगोन अक्कद का सम्राट था। और लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। सीरिया, तुर्की, मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन थे? मारी और बेबीलोन। लगभग 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1800 ईसा पूर्व लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की, मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। लगभग 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। सुमेरियन। वैसे तो सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग हो गया था 2400 ईसा पूर्व, लेकिन 1800 ईसा पूर्व में अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1100 ईसा पूर्व एसिरियाई राज्य की स्थापना। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग। 720 से 610 ईसा पूर्व एसिरियाई साम्राज्य। 668 से 627 ईसा पूर्व अशुरबनीपाल का शासन। अच्छा, अशुरबनीपाल। 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। 668 से 627। 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी अक्कदी भाषा और किलाकार लिपि प्रयोग में रही। अक्कदी भाषा और किलाकार लिपि प्रयोग में रही। 1850 किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया।
ये है भाई, ये पार्ट था। आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या है आएगा, है ना। उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों की में खेती की शुरुआत। दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना। दक्षिण में मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत। और 3000 में क्या हुआ, उरुक का विशाल नगर के रूप में विकास। कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी। फिर 2725 ईसा पूर्व आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल है। गिलगेमिस। लगभग 2600 ईसा पूर्व कीलकाल लिपि का विकास। सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग। सुमेरियन के स्थान पर बताइए, सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग कब किया गया था। 2400 ईसा पूर्व। और 2370 ईसा पूर्व सारगोन अक्कद सम्राट। सीरिया, तुर्की और मिस्र तक कीलकाल लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। लगभग 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1100 ईसा पूर्व असीरियाई राज्य की स्थापना। असीरियाई राज्य की स्थापना 1800 ईसा पूर्व। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। और 1100 ईसा पूर्व असीरियाई राज्य की स्थापना। 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग। 720 से 610 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य। 668 627 अशुरबनीपाल का शासन। सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी अक्कदी भाषा और कीलकाल लिपि प्रयोग में रही। 1850 कीलकाल लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। अभ्यास। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। अत्यंत उत्पादक खेती। भाई देखें, आपके विचार से निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था, और निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। कौन कौन सी बातें। अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी। ये बोल रहा है शुरू में, आपके विचार से निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ। एक तो ये है, और निम्नलिखित में कौन सी बात शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न। ठीक है ना। अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन मान लिया है ना, धातु और पत्थर की कमी, अन्य श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजनीतिक संक्षेप जिनसे श्रम को अनिवार्य बना दिया। हाँ, ये हो सकता है। अत्यंत उत्पादक खेती, ये लग नहीं रहा यार, हो भी सकता है भाई। अत्यंत उत्पादक खेती, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन भी हो सकता है। धातु और पत्थर की कमी, ये नहीं है, ये नहीं है। और देख लेंगे आंसरों में। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। शहरी जीवन के लिए खतरा थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ कर्जे से ही होंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पुराने मंदिर बहुत कुछ कर्जे से ही होंगे। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई। आपके विचार उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी। किन पुरानी कहानियों में से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई। आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी।
किन पुरानी कहानियों में समय मेसोपोटामिया सभ्यता की झलक मिलती है। अब 2 पार्ट आ रहा है साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में पहला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, इसको पढ़ेंगे बाद में। तो ये पार्ट हो चुका है अपना, ये पार्ट था भाई काल रेखा। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। एक पुराकालीन पुस्तकालय। लेखन कला की देन। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। रांगा तेल, मदिरा, अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाता था। जिमरीलिम का मारे स्थित राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। निम्ला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। एकल परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। शहरी जीवन एक शहरी शिल्प कृति। लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर है जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतर मुखभाग उत्खनित रूप में चित्र में दिखाया गया है। प्राचीन ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व नक्शा। सूसा सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसे 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। लेखन का प्रयोग। सार्थकता। लेखन प्रणाली। यूनिफॉर्म। लेखन कला का विकास। शहरों में माल की आवाजाही और वार का शीर्ष। शहरीकरण का महत्व। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगे। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसके लिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान, दक्षिण का सिंचित क्षेत्र। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।